तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की उत्पत्ति को समझेंगे। हम इसके पीछे के गहरे दार्शनिक अर्थ और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में लड़ी गई उसकी रोमांचक कानूनी लड़ाई को भी डिकोड करेंगे। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि ये सिर्फ एक परिचयात्मक पृष्ठ है या फिर इस पूरे देश को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति। जो भी ये समझना चाहता है कि भारत का शासन तंत्र कैसे काम करता है और हमारे बुनियादी मूल्य क्या हैं, उनके लिए यह चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट साबित होने वाली है। बिल्कुल, एक तरह का क्रैश कोर्स कह सकते हैं इसे। हाँ, तो कानूनी पेचीदगियों में उलझने से पहले इसकी शुरुआत पर बात करते हैं। यह दस्तावेज आखिर आया कहाँ से? अगर हम इतिहास देखें तो इसकी नींव 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था। हाँ, और इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला का एक बहुत ही मशहूर कथन है इसके बारे में। हाँ, जहां उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एकदम सही। और किसी भी आम परिचय पत्र की तरह यह दस्तावेज भी हमें तुरंत 4 सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। वो 4 मूल तत्व। हाँ, अगर हम प्रस्तावना की पहली ही लाइन पढ़ें, हम भारत के लोग, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत कोई बाहरी ताकत या कोई राजा नहीं है, बल्कि देश की जनता है। मतलब पावर सीधे लोगों के हाथ में है। बिल्कुल। दूसरी जानकारी यह राज्य की प्रकृति के बारे में देता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। और तीसरी बात ये अपने नागरिकों के लिए इसके उद्देश्य स्पष्ट करता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और अंत में ये उस ऐतिहासिक तारीख का जिक्र करता है जब इसे अपनाया गया, यानी 26 नवंबर 1949। हाँ, तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरी प्रस्तावना खड़ी है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रस्तावना आज के जमाने के किसी मोबाइल ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस वाले उस पन्ने की तरह है जिसे सब बिना पढ़े एग्री कर देते हैं? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर क्या ये किसी नई कंपनी के उस विजन बोर्ड की तरह है जहां सिर्फ बड़े बड़े और आदर्शवादी विचार लिखे होते हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता? मतलब क्या इसमें कोई ठोस कानूनी बात है? ये किसी विजन बोर्ड से कहीं ज्यादा गहरी और ठोस चीज है। मतलब संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक अहम सदस्य KM मुंशी ने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल या होरोस्कोप कहा था। हॉरोस्कोप मतलब एक कुंडली की तरह। हाँ, और भविष्यफल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि ये वो ढांचा है जो ये तय करता है कि नीतियों की दिशा क्या होगी। ये वाकई दिलचस्प है। और एक बात और, महान अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर इस प्रस्तावना से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के शुरुआती पन्ने पर ही हूबहू छाप दिया था। उन्होंने इसे संविधान का कुंजी नोट माना था। ये तो वाकई इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। तो चलिए उन 4 मूल तत्वों में से सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, राज्य की प्रकृति। हाँ, कि संविधान निर्माता आखिर कैसा देश बनाना चाहते थे। प्रस्तावना में 5 शब्द हैं: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। सबसे पहले संप्रभु या सॉवरेन को लेते हैं। इसका सीधा मतलब तो यही है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने फैसले खुद लेगा। लेकिन इतिहास में एक अजीब घटना है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की और ब्रिटेन के राजा को इसका प्रमुख मान लिया। हाँ, ये एक बड़ा विवाद का विषय था उस समय। तो क्या इससे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े नहीं होते? मतलब जिससे आजादी ली उसी को फिर से प्रमुख मान लिया। उस समय ये चिंता संविधान सभा में भी बहुत जोर शोर से उठी थी। नव स्वतंत्र भारत के लिए ये एक कूटनीतिक कदम था, लेकिन पंडित नेहरू ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रमंडल से जुड़ना एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है। मतलब ये कोई गुलामी का एग्रीमेंट नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि भारत ब्रिटिश ताज के अधीन वापस जा रहा है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का फैसला खुद कर सकता है और जिस दिन चाहे वो राष्ट्रमंडल से बाहर भी आ सकता है। अच्छा, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता है, ये भी उसी दायरे में आती है? हाँ, वो भी हमारी आजादी या संप्रभुता को कम नहीं करती। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कौन सा ट्विस्ट? अगर हम प्रस्तावना में मौजूद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को देखें
तो ये दोनों शब्द 1950 में लागू हुए मूल संविधान में मौजूद ही नहीं थे। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी देश नहीं था? कानूनी और ऐतिहासिक नजरिए से इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। भारत 1976 से पहले भी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों वाला देश था। तो फिर इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? देखिए, ये मूल्य संविधान में पहले से ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, और मौलिक अधिकारों के भीतर अंतर्निहित या इम्प्लिसिट थे। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो पहले दिन से ही संविधान में था। ये एकदम सही कहा आपने। 1976 में किया गया बदलाव सिर्फ इतना था कि जो बात पहले से परोक्ष रूप से मौजूद थी, उसे स्पष्ट या एक्सप्लिसिट रूप से प्रस्तावना के पन्ने पर लिख दिया गया। तो ये बस एक क्लैरिफिकेशन था। हाँ, ये संविधान के विकास और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐतिहासिक दस्तावेजों के तथ्यों को देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ कानूनी तथ्यों को समझना है, और समाजवाद का भारतीय रूप भी समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि दुनिया में जब समाजवाद का नाम लिया जाता है तो दिमाग में सोवियत संघ या चीन की तस्वीर आती है। साम्यवादी समाजवाद, जहाँ सब कुछ सरकार का होता है, कारखानों से लेकर खेतों तक, और निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। लेकिन भारत का समाजवाद एकदम अलग है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। बिल्कुल, जहां टाटा और बिरला जैसे निजी उद्योगपति और सरकारी कंपनियां दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी विचारधारा की ओर अधिक है ना? हाँ, जहां मुख्य उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को जड़ से मिटाना है, न कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण करना। और धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के मामले में भी भारतीय दृष्टिकोण पश्चिमी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य और धर्म का एक दूसरे से पूरी तरह अलग होना। मतलब राज्य धर्म के मामले में नहीं पड़ेगा और धर्म राज्य के मामले में। इसके बाद राज्य की प्रकृति में दो शब्द और आते हैं, लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। हाँ, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां जनता सीधे कानून बनाने के लिए वोट करती है। लेकिन भारत की विशाल आबादी को देखते हुए हमने अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को चुना, जहां हम अपने सांसद और विधायक चुनते हैं और वे हमारे लिए फैसले लेते हैं। लेकिन यहाँ गणराज्य या रिपब्लिक शब्द का अर्थ समझना सबसे जरूरी है। अक्सर लोग लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही समझ लेते हैं। इन दोनों में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन एक शानदार लोकतंत्र है, लेकिन वह गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र का प्रमुख एक राजा या रानी होता है, जिसे सत्ता वंशानुगत या विरासत में मिलती है। बिल्कुल। इसके विपरीत गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्र का सर्वोच्च पद, भारत के मामले में राष्ट्रपति, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव भी है ना? हाँ, गणराज्य का अर्थ है कि देश में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला नागरिक भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। सार्वजनिक कार्यालयों के दरवाजे बिना किसी भेदभाव के हर किसी के लिए खुले हैं। तो राज्य की प्रकृति तो स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं एक नागरिक के तौर पर मिलने वाले वादों की। ये राज्य अपने लोगों को क्या देने का उद्देश्य रखता है? प्रस्तावना में 4 उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सबसे पहले न्याय की बात करते हैं, जिसे 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित माना जाता है। ये सिर्फ अदालतों में मिलने वाले कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्थिक न्याय मतलब संपत्ति की असमानता को कम किया जाएगा। और जब सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलते हैं तो उसे अनुपाती न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। और बाकी के 3 उद्देश्य, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आदर्श तो सीधे तौर पर फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। हाँ, स्वतंत्रता या लिबर्टी का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों,
विचारों और अभिव्यक्ति पर कोई अनुचित रोक-टोक नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पेच है। स्वतंत्रता का मतलब बेलगाम आजादी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप वही कर सकते हैं जो संविधान की सीमाओं के भीतर है। मतलब आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की आजादी शुरू होती है। इन तीनों स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक 3 पैरों वाला स्टूल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक समापन भाषण में इसे एक त्रयी या ट्रिनिटी कहा था। हाँ, तो अगर आप इस स्टूल का समता वाला पैर हटा दें तो क्या होगा? अगर समता नहीं होगी तो स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। और अगर आप स्वतंत्रता वाला पैर हटा दें तो समता तो आ जाएगी, लेकिन वो एक जेल या कैदखाने जैसी होगी जहां हर किसी की व्यक्तिगत उद्यमशीलता और रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, ये वो गोंद है जो इस स्टूल को बांधे रखता है। बिल्कुल। अगर हम भारत के इतिहास को देखें, जो जातियों, धर्मों और वर्गों में गहराई से बटा हुआ था, वहां अंबेडकर के लिए बंधुत्व सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, बल्कि ये समाज की इस गहरी बीमारी का एकमात्र इलाज था। हाँ, बंधुत्व 2 चीजें सुनिश्चित करता है, एक व्यक्ति की गरिमा और दूसरा देश की एकता और अखंडता। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी अखंडता शब्द 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। दार्शनिक तौर पर यह पूरा ढांचा बहुत ही मजबूत और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन जब हम इस डीएनए को लेकर अदालत के कटघरे में जाते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और यहीं से शुरू होती है भारत के संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी बहस। बिल्कुल। ये बहस इस मूल सवाल पर टिकी थी कि क्या ये प्रस्तावना वास्तव में संविधान का कानूनी हिस्सा है भी या नहीं। मतलब अगर राज्य आर्थिक न्याय देने में विफल रहता है तो क्या एक आम नागरिक प्रस्तावना का हवाला देकर सरकार पर मुकदमा ठोक सकता है? इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। कानूनी भाषा में प्रस्तावना गैर न्यायिक या नॉन जस्टिशियबल है। मतलब मैं इसे लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि इसके प्रावधानों को लागू करवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, और न तो ये विधायिका यानी संसद को कोई विशेष शक्ति देती है और न ही ये संसद की शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। जरा रुकिए, अगर मैं प्रस्तावना को लेकर कोर्ट में केस नहीं कर सकती और ये संसद को भी कुछ करने या न करने से नहीं रोक सकती, तो फिर ये एक बिना दांत वाले शेर की तरह नहीं हो गई? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब ये कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई कानूनी अहमियत ही नहीं है, इसे संविधान में रखने का फायदा ही क्या है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसी सवाल से जूझते हुए 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला या बेरूबाड़ी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो उस केस में क्या हुआ? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को पढ़ा और फैसला सुनाया कि भले ही ये निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। भाग नहीं है? हाँ, कोर्ट का मानना था कि इसके बिना भी संविधान का मूल ढांचा काम करता रहेगा। लेकिन फिर केवल 13 साल बाद 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला सामने आता है। हाँ, ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा केस था। और अचानक सुप्रीम कोर्ट अपना ही पुराना फैसला पूरी तरह से पलट देता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल, 180 डिग्री का यू टर्न। ऐसा क्या बदल गया था कि देश की सबसे बड़ी अदालत को अपना ही फैसला खारिज करना पड़ा? इस बदलाव के पीछे एक बहुत गहरी चिंता थी। सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ कि अगर प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया तो इसका मतलब है कि संविधान के पास अपना कोई मार्गदर्शक प्रकाश या गाइडिंग लाइट नहीं है। मार्गदर्शक प्रकाश मतलब जब कोई कानून अस्पष्ट होता है या जब किसी अनुच्छेद के 2 अलग-अलग मतलब निकल रहे होते हैं, तो अदालतें कैसे तय करेंगी कि सही क्या है? अच्छा, तो ऐसे में उन्हें प्रस्तावना की ओर देखना पड़ता है। हाँ, केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने माना कि ये दस्तावेज एक साधारण पन्ना नहीं है। ये वो चश्मा है जिससे पूरे संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। ये तो एक बात हुई, लेकिन केशवानंद भारती मामले ने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। और वो सवाल क्या था? अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो क्या सरकार अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके इसमें संशोधन या अमेंडमेंट कर सकती है? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था उस समय। मतलब क्या संसद अपने बहुमत के दम पर प्रस्तावना में लिखे लोकतांत्रिक शब्द को हटाकर कुछ और लिख सकती है, तानाशाही ला सकती है? इस सवाल पर जो बहस हुई उसने भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चूंकि प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार है, इसलिए संसद इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जो इसके मूल तत्वों को ही नष्ट कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का और बेहद समझदारी भरा रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा कि संसद प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को तबाह कर दे। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि भारत का संविधान एक बहुत पुरानी और ऐतिहासिक इमारत है। अच्छी एनालॉजी है। संसद के पास इस इमारत की मरम्मत करने का अधिकार है। समय के साथ आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, परिवार बढ़ने पर नए कमरे भी जोड़ सकते हैं। यही संशोधन या अमेंडमेंट है। बिल्कुल। लेकिन आप उस इमारत की मुख्य नींव को डायनामाइट लगाकर उड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर नींव गिरी तो पूरी इमारत ढह जाएगी। और ये प्रस्तावना उसी नींव का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। ये तुलना स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। इसीलिए 1976 में जब 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया, क्योंकि अदालत का मानना था कि इन शब्दों के जुड़ने से संविधान की वो ऐतिहासिक इमारत कमजोर नहीं हुई। हाँ, बल्कि उसका मूल ढांचा और अधिक मजबूत हुआ। मूल ढांचा सिद्धांत ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसने प्रस्तावना की आत्मा को किसी भी मनमाने राजनीतिक बदलाव से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। आज के इस पूरी चर्चा को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि हम जिसे महज एक परिचय मानकर छोड़ देते हैं, वो वास्तव में भारत की धड़कन है। एकदम सही। संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की सबसे सम्मानित जगह है। ये संविधान की आत्मा है, उसकी कुंजी है और उसका आभूषण है। बेरुबाड़ी से लेकर केशवानंद भारती तक के अदालती संघर्षों ने ये साबित कर दिया है कि ये कोई धूल खाती हुई पुरानी किताब का पन्ना नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ संवाद करता है और न्यायपालिका को रास्ता दिखाता है। और यही जीवंतता इस प्रस्तावना की सबसे बड़ी ताकत है। इसने उन आदर्शों को सुरक्षित रखा है जिनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और दशकों तक इस विशाल और विविधता से भरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा है। बिल्कुल, और आगे भी बांधे रखेगा। अब इस ऐतिहासिक दस्तावेज की चर्चा को हम एक नए परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, भविष्य की ओर देखते हुए। अच्छा, वो कैसे? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब प्रस्तावना को गढ़ा था तब उनके सामने गरीबी, छुआछूत और ब्रिटिश राज से मिली आजादी जैसी चुनौतियां थीं। हाँ, उस समय की सच्चाई वही थी। लेकिन आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। बिल्कुल। एक ऐसा युग जहां डेटा प्राइवेसी, डीप फेक, बायोमेट्रिक सर्वेलेंस और बड़े-बड़े टेक कॉर्पोरेशंस के एल्गोरिदम्स इंसान के जीवन और उसके विचारों को नियंत्रित करने लगे हैं। ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की पीढ़ियां प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे शब्दों की पुनर्व्याख्या कैसे करेंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सरकार से आजादी होगा या इन अदृश्य एल्गोरिदम के जाल से आजादी भी? क्या आर्थिक न्याय का मतलब सिर्फ पैसे का बंटवारा होगा या फिर डिजिटल डिवाइड और डेटा पर एकाधिकार को मिटाना भी? बिल्कुल, क्योंकि आज डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति बन गया है। तो क्या 1949 के ये पुराने आदर्श इस नए और अदृश्य तकनीकी युग के मूल ढांचे को भी उसी मजबूती से सुरक्षित रख पाएंगे जैसे उन्होंने अब तक हमारे लोकतंत्र को रखा है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून के जानकारों, विचारकों और हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस गहन वैचारिक यात्रा में शामिल होने और इस विषय की परतों को हमारे साथ खोलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।